हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फुल मॉक टेस्ट। ठीक है जी, जो कि हम लगाएंगे टेक्स्ट बुक पर। आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक पर जाएंगे। टेक्स्ट बुक पर जाने के बाद जो इसकी टेस्ट सीरीज़ है ना, टेस्ट सीरीज़ का जो सेक्शन है, इसमें आकर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करेंगे। उसमें एनरोल करने के बाद यहाँ पे ये अंदर आएंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे फुल टेस्ट 30 ये सेक्शन दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक टेस्ट, फुल टेस्ट नंबर 1, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 इजी टू मॉडरेट फुल टेस्ट नंबर 01, ये आपको बिल्कुल फ्री देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो तो इसका टेस्ट का डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से जाके आप इसका डायरेक्ट लिंक देख सकते हो और उसके थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो आप खुद से मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हो, है ना। और उसके बाद सॉल्यूशन के लिए तो आपके पास ये वीडियो है ही, तो उस लिंक के थ्रू आप मॉक टेस्ट लगा लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करेंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट लगाना। ठीक है। कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहा जाए इसमें, और रेगुलर इंटरवल पर इसके लिए मॉक टेस्ट लाए जाएं। ठीक है। तो इसी क्रम में आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसका फुल टेस्ट नंबर 01। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट नाउ। चलिए शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये मार्कर आता है, आप सभी को पता है ये मार्कर तब काम करता है जब स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है। तो मेरा जो नकली वाला मार्कर है, ये स्क्रीन पॉज होने के बाद काम करता है। तो इस वजह से, स्क्रीन पॉज होने की वजह से यहाँ पे ये टाइम आपको रुका हुआ दिख रहा है। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है मार्कर की वजह से, इसलिए आपको ये रुका हुआ दिख रहा है। टाइम बैकएंड में चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाता हूँ, टाइम वापस से आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। तो इस बात को आप कृपया करके दूसरे तरीके से ना लें। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें क्या होता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सेक्शन डिवाइड होते हैं, है ना। अलग अलग सेक्शन बटे होते हैं। जैसे ये आपका जीके जीएस का सेक्शन है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग का सेक्शन, इसमें आपको 25 क्वेश्चन। मैथ्स में आपको 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के आपको 10 क्वेश्चन। इस तरीके से अलग अलग सेक्शन वाइज आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हो। ठीक है। ओवरऑल आपको टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे। आप उस 90 मिनट्स के अंदर जिस सेक्शन को चाहें पहले, जिसको बाद में, वैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स को देखेंगे, फिर कंप्यूटर खत्म करके सबसे एंड में हम इसको देखेंगे, जीके जीएस को देखेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो 90 मिनट है, ऊपर से केवल 15 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, तो इनको जल्दी से खत्म करके एंड में हमारे पास अच्छा खासा, सॉरी, अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम हमारे पास बच जाएगा, जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को अच्छे से थोड़ा थोड़ा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हल्का सा मतलब डिस्कस करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा खोल के, है ना। तो हम शुरुआत करेंगे मॉक टेस्ट की रीजनिंग के साथ, उसके बाद मैथ्स को देखेंगे, और फिर कंप्यूटर के बाद रीजनिंग को एंड जीके जीएस को एंड में करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग के साथ। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। हम देखेंगे इसको हिंदी में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक 4 अक्षर वाला अंग्रेजी शब्द इस शब्द के दूसरे, छठे, आठवें और 10वें अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो ये एक शब्द दे रखा है, इसके दूसरे, छठे, आठवें और 10वें अक्षर को आपको लेना है। ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन में ही जाऊं और मैं यही देख लूं कि सार्थक शब्द कौन सा मुझे दिखाई दे रहा है, कर्ट होता है सार्थक शब्द। कर्ट तो सुना सुना सा लग रहा है ना, कर्ट तो सुना हुआ शब्द है। रक्त कोई शब्द है क्या? TRUC, अगर इसमें के लगा दे तो ट्रक हो जाता है, तब तो ये सार्थक हो पाता। URCT है तो बिल्कुल कोई सार्थक शब्द ही नहीं है। ठीक है। और अगर हम इसमें देखें तो CURT, 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 तो सभी तीनों शब्द में CURT का यूज़ किया गया है। तो आपको अलग से भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे नंबर पे कौन सा है, छठे नंबर पे कौन सा, आठवें, 10वें पे कौन सा। जब सारे सेम ही अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए तो वही वाले होंगे ना। अगर आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस वाइज दूसरा ही वाला, क्रॉस वेरीफाई दूसरा ही हो गया।
छठा ये हो गया, आठवां ये हो गया, 10वां ये हो गया, वही हो गया ना CURT। तो CURT तो मेरे को सुना सुना तो शब्द लग रहा है, RUCT का तो कोई मतलब नहीं है, ट्रक का भी कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से सार्थक शब्द CURT होना चाहिए। देखते हैं बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इन्होंने भाई? छिपाना का संबंध प्रकट करना से उसी प्रकार है जैसे, जैसे समान का संबंध डैश के साथ है। छिपाना का संबंध इसने प्रकट करना से दे दिया, यानी कि इसका अपोजिट दे रखा है। छिपाना संबंधित है इसके अपोजिट प्रकट करना से। तो समान मतलब इक्वल किससे संबंधित होगा? भिन्न से, है ना। समान का जो विपरीत शब्द होगा, विपरीत मतलब अपोजिट जो शब्द होगा वो भिन्न होगा। ठीक है। जैसे छिपाना का विपरीत है प्रकट करना, उसी प्रकार समान का विपरीत है असमान, यानी कि भिन्न, अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने क्या बोला है भाई? ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे ये कोमा लगा रखा है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ये कुछ ना कुछ एक लॉजिक से संबंधित होंगे चारों, ये भी सेम उसी लॉजिक से संबंधित होंगे। और उस लॉजिक के थ्रू आपको ये देखना है, उस लॉजिक को समझ के उस सेम लॉजिक से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उस सेम लॉजिक से संबंधित है। ठीक है। तो अगर मैं देखूँ 17 से 19 तो +2, 19 से 16 -3, और 16 से 20 +4। ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस 2 3 4, इसमें भी सेम है क्या? 2 प्लस -3 +4, बिल्कुल सही। पहले +2 फिर -3 फिर +4। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वाला लॉजिक कहाँ पे है। तो 15 और 2 17, 17 में से 3 गए, 14, 14 और 4 18। तो पहला वाला करेक्ट है। इसने ये बोला है ना कि कौन सा संबंधित है, अनुसरण करता है। कई बार क्या बोलते हैं, बोल देता है कि कौन सा अनुसरण नहीं करता। तो उस हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए एक बार ध्यान से ना। तो पहला वाला ऑप्शन अनुसरण कर रहा है इस लॉजिक का, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम क्वेश्चन, कि इसमें कोई एक लॉजिक है जिस लॉजिक से ये दोनों संबंधित हैं, सेम एक लॉजिक से दोनों संबंधित हैं, उसी सेम लॉजिक से ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको छोटे छोटे नंबर से बनाने की कोशिश करनी। ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 34 है, तो बाकी के दो छोटे नंबर से कैसे बन सकता है? 12 और 5, 17 दूनी 34। सेम, बहुत आसान लॉजिक दिख गया आपको। 6 और 3 9, 9 दूनी 18। देख रहे हो, ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। इस तरीके से आपका टाइम बचता है और फालतू के लॉजिक लगाने से आप बचते हो। ठीक है। तो बड़े नंबर को हमने देखा छोटे नंबर से बनाने के लिए, तो 12 और 5 17, 17 दूनी 34, 6 और 3 9, 9 दूनी 18, यानी कि इसके जो आगे और पीछे के नंबर से इनको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ये 4 और 2 6, 6 दूनी 12, नहीं पहला वाला गलत। 3 और 2 5, 5 दूनी 10, तो सेकंड वाला करेक्ट हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ई एक की पुत्री है? इसमें आप पहले क्या कर सकते हो, ऑप्शन से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे ई एक की पुत्री है, तो ई जो है वो लड़की होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो कहाँ पे ई जो है वो लड़की नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें ई है, एंड का मतलब क्या है, पी क्यू का भाई है, तो डी भाई है ई का, तो ई लड़की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे देखें @ का मतलब है पी क्यू की बहन है, तो ई बहन है डी की। ठीक है। थर्ड में देखें एंड, एंड का मतलब पी क्यू का भाई है, तो यहाँ पे ई जो है वो भाई है डी का, तो यहाँ पे ई तो लड़का हो गया, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। थर्ड को तो आप चेक ही नहीं करोगे। इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन क्या है, पी क्यू की बहन है, तो डी बहन है ई की, तो ई भी बहन हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया जो हमें चेक ही नहीं करना, ये वाला। ठीक है। अब बाकी के ऑप्शंस को भी आप स्मार्टली कैसे चेक करोगे, देखो एक ऑप्शन पुट करो कोई सा भी, पहला वाला ऑप्शन पुट करते हैं। A#B का मतलब क्या है, पी क्यू की पत्नी है, तो ए जो है ये पत्नी है किसकी, बी की। ठीक है। बी और ये डॉलर का साइन सी, इसका क्या मतलब हुआ, डॉलर का साइन कहाँ, यहाँ पे, तो पी क्यू का पिता है, तो बी जो है वो पिता है किसका, सी का। ठीक है। C@D, तो @ का मतलब पी क्यू की बहन है, तो ये पी जो है ये बहन है किसकी, क्यू की, यानी कि डी की बहन है। ठीक है। डी एंड ई का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, पी क्यू का भाई है, तो ये भाई है किसका, ई का।
पूछा गया इसने किसका अर्थ है कि ई ए की पुत्री है। तो ई जो है वो पुत्री है ए की। अब देखो यहाँ पे ई का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ई जो है वो लड़का है या लड़की है, तो ये वाला पहला वाला तो नहीं बता सकता ऑप्शन, ठीक है। अब देखो दूसरे ऑप्शन को पुट करने का तरीका क्या है, आपको अंधी मेहनत नहीं करनी, बेफिजूल की मेहनत नहीं करनी कि आप इसको मिटो दो। आप ये देखो ना कि ये सेम सेम सा है, कहाँ तक, यहाँ तक सेम है, ये भी यहाँ तक सेम है, तो सी तक तो सेम है, बाकी को मिटा दो। सी तक सेम है ना, बाकी को मिटा के दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। अब सी से आगे बढ़ते हैं, तो सी एंड ई, तो एंड का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब पी क्यू का भाई है, तो ये पी भाई है किसका, क्यू, यानी कि ई का भाई है, ठीक है। अब ई एट द रेट डी का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है, तो ई जो बहन है किसकी, डी की बहन है। तो अब हमें पता चल गया कि ई जो एक लड़की है, और किसकी लड़की है, ए की लड़की है। तो ये सेकंड वाला जो ये ऑप्शन बताता है कि ई ए की पुत्री है। इस तरीके से आप बेफिजूल की मेहनत से बच सकते हो, बार बार डायग्राम बनाने से बच सकते हो। जो सेम दे रखा है ना वहां तक सेम सेम लिख लो, मिटो मत, वो मतलब मिटाना नहीं है वहां तक, और एक्स्ट्रा जो है उसको लगा के देख लो बाकी के ऑप्शन को। अगेन भाई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, यू टी की पुत्र वधू है, तो भाई टी है, टी का एक पुत्र है, और इस पुत्र की एक वधू है जिसका नाम है यू। टी के की पैतृक दादी है, टी जो है वो दादी है, के की पैतृक दादी यानी कि पैटर्नल ग्रैंड मदर है, यानी कि पिता से संबंधित है। तो इनका एक बच्चा है कौन, के, और के पिता की माता है कौन, टी। टी का केवल एक पुत्र और एक पुत्री, आई और जे। टी का केवल एक पुत्र है और एक पुत्री है, वो कौन है, आई और जे। तो आई इसका पुत्र है, आई परिवार में पुरुष सदस्य ही लिखा हुआ भी यहाँ पे, ठीक है। वैसे इसने बोला एक पुत्र और एक पुत्री, आई और जे, तो पुत्र पहले बोला है तो आई पहले आएगा। उसके बाद एक पुत्री है इनकी कौन, जे, जे इनकी पुत्री है, ठीक है। यू इनकी पत्नी है, ठीक है। यू जे से किस प्रकार संबंधित है, तो यू का संबंध बताना है किससे, जे से। तो जे से यू किस प्रकार संबंधित है, जे के भाई की पत्नी यानी कि भाभी हो गई, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऑड वन आउट छांटना है आपको। तो इसमें सबसे पहले क्या, आप तो ये की पेयर दे रखा है आपको, इसमें आपको चेक करना होता है इनका गैप। तो HIJKL 4 का गैप, के से LMN 3 का गैप, CDEFG UVWXY सभी में 4 का गैप है, इसमें केवल 3 का गैप है, तो ये ऑड वन आउट हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, पहले से पहले का लिंक, फिर पहले से लास्ट का लिंक, उसके बाद अगर नहीं आता है तो बाद में दूसरी चीज़ें देखनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले से पहले का लिंक। तो पी क्या होता है, पी की वैल्यू होती है 16, तो 16 को क्या इसने लिखा 5, तो 16 को 5 कैसे लिख सकते हो, 6 - 1 5 है क्या, हो सकता है। आर को इसने क्या लिखा है 9, बट आर तो 18 होता है, 8 में से 1 गया, 7 आना चाहिए था। उसके बाद आई को इसने क्या लिखा है 16 या 1, तो पहले से पहले का तो कोई कनेक्शन एज सच दिखाई नहीं दे रहा, तो पहले से लास्ट पे जाइए। तो 16 होता है पी की वैल्यू, तो एंड की लिख दी इसने 6, या फिर 16 और 10 26। आर होता है 18, 18 का 18 लिख दिया। आई होता है 9, 9 की जगह इसने 1 लिखा है। लास्ट से लास्ट का भी कोई कनेक्ट, फर्स्ट से लास्ट का भी कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। जब फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का कोई कनेक्शन ना दिखाई दे, उनकी प्लेस वैल्यू या उनके अपोजिट हर तरह से आपको फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो अब आपको क्या करना है, रेंडमली चेक करना है। जैसे पी है, पी को आप रेंडमली चेक करिए कि पी इसमें कहीं है क्या। पी होता है 16, तो 16 इसमें कहीं है क्या, यहाँ पे है 16, ठीक है। आर इसमें कहीं है क्या, बिल्कुल ये रहा आर 18। आई इसमें है क्या, आर यहाँ, आई यहाँ पे है 9। जेड इसमें है क्या, ये रहा 26, और ई इसमें है 5। अब इसको देखो कि इसने किस क्रम में व्यवस्थित किया है इसको, पहले 5 यानी कि ई लिखा है पहले, फिर 9 यानी आई लिखा है, फिर 16 लिखा है तो यानी कि पी लिखा है, फिर आर लिखा है, और फिर जेड लिखा है। तो इसने इस क्रम में इसको क्यों लिखा है, एक बार चेक करो, क्या क्रॉस करके लिखा है इसने, पी को थर्ड नंबर पे, आर को फोर्थ पे, फिर आई को सेकंड पे, क्रॉस तो नहीं लिखा। तो किस तरीके से लिख सकता है ये इसको, बढ़ते क्रम में है क्या, EFGHIJ के में पी क्या हो रहा है, ये इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया, बिल्कुल सही, बेहतरीन। इसने क्या किया, इसको पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया, उसके बाद इसकी प्लेस वैल्यूज लिख दिए। तो इसमें भी देखते हैं एक बार,
सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा, नहीं एच आएगा, एच। तो एच का 8 लिखा हुआ है, आई का 9 लिखा हुआ है। उसके बाद देखो 11 किसका है, के का है। 14 किसका है, एन का है। उसके बाद 20 किसका, टी का। तो इसको क्या किया इसने, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया, उसके बाद इसने इस तरीके से उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के बाद प्लेस वैल्यूज लिख दी है। सिंपल। तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा और फिर ई आएगा। तो 4 और 5 से शुरुआत होगी। तो 4 और 5, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद क्या आएगा, ई, डी ई एफ जी एच आई। आई के लिए 9 आएगा। तो 9 कहाँ पे, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। आई जे के एल, एल के लिए क्या आएगा, 12 आएगा। तो 9 के बाद यहाँ 19 दे रखा है, तो ये ऑप्शन खत्म। 9 के बाद यहाँ 12 है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर इस तरीके से भी नहीं मिलता तो फिर आप इसको पैटर्न से देखते, प्राइस लिख के उसके नीचे ये वैल्यूज क्रॉस कर करके ऐसे ना पैटर्न बना बना के देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट को इसने ये लिखा है, डैमेज को ये लिखा है। तो इसको क्या लिखा है ये बताना है। देखो इसकी सबसे आपको अप्रोच क्या रखनी है, सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, इसकी प्लेस वैल्यू लिखो 3C ए और टी। ठीक है। इसको जब आप प्लस करोगे तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 को इसने लिखा है 26, तो हो सकता है +2 किया हो, है ना। बट इसको ना मिटाना नहीं है। कई बार क्या होता है ना, इसके अपोजिट्स का सम दे रखा होता है। तो इसके जस्ट सामने अपोजिट लिख लेना है, क्योंकि सामने अपोजिट लिखने में आसानी होती है। अपोजिट वो होता है जिसको सम करके 27 बन जाए। जैसे सी का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 में मैं क्या जोड़ूं कि 27 बन जाए, 24। ठीक है। तो 1 में क्या जोड़ूं, 26। 20 में क्या जोड़ूं, 7। तो ये अपोजिट हो जाते हैं, है ना। जिनको सम करके 27 आए वो अपोजिट होते हैं। इस तरीके से हो सकता है इसने अपोजिट का सम दे रखा हो, तो बाद में वो काम आता है, सीधा इसके सामने एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है ना। चलो, तो अभी तो यहाँ पे दो ज्यादा दिख रहा है हमें, डी ए एम ए जी ई। ठीक है। 5 3 8 9 10 6 16 4 20 और 1 21 2 और 1 3। तो 31 को भी इसने 33 लिख दिया, यानी कि +2 कर दिया। तो इसने इनको जोड़ के +2 कर रखा है। तो यहाँ पे देखें, डी यू डी ई और एस। देखिए 4 और 4 8 और 1 9, 9 18 20 और 3 23, 2 2 4 और 1 5। तो 53 इसका सम है, और 53 में 2 प्लस करेंगे 55 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। मिरर इमेज बतानी है इसमें आपको। तो मिरर इमेज के लिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं क्या आपको। ऐसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, ये आपको फ्लैग दिख रहा है, फ्लैग। तो फ्लैग मिरर इमेज में ऐसे बनना चाहिए फ्लैग। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बन रहा है, यहाँ। अच्छा, इसमें अलग अलग फ्लैग बन रहा है, ओहो। ये फ्लैग ना ऊपर से सीधा है, तो ये फ्लैग ऐसे बनना चाहिए, ऐसे, है ना। ऊपर से सीधा दे रखा है ना फ्लैग। तो ये पहले वाले ऑप्शन में फ्लैग गलत बन रहा है। ऐसे बनेगा जो सेकंड में दे रखा है ना। सीधा है ना फ्लैग ऊपर से, तो ऊपर से सीधा ही रहेगा। तो सेकंड वाला ठीक है, इसमें तो फ्लैग ही नहीं बन रहा। और इसमें फ्लैग कैसा बन रहा है, एज इट इज बन रहा है। तो ये तो मिरर इमेज हो ही नहीं सकती। मिरर इमेज का मतलब है ना सामने आमने बनना चाहिए। तो ये फोर्थ भी गलत हो गया। तो केवल सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है इसने, पारदर्शी शीट को बिंदुनुमा रेखा पे मोड़ा जाता है तो किस प्रकार दिखाई देगी। ये आकृतियां सीधे हाथ पे बन रही हैं सब में, तो यानी कि इसको ऐसे मोड़ेगा। और ये ट्रांसपेरेंट शीट है, तो ये ऊपर वाला तो दिखेगा ही दिखेगा। बट ये जो बना हुआ है ना इधर, ये इधर आएगा तो मिरर इमेज बन जाएगी इसकी, क्योंकि ऐसे मुड़ेगा ना तो मिरर इमेज बन जाती है, मुड़ता है तो अब देख लो कि किस ऑप्शन में मिरर इमेज बन रही है। तो पहले ऑप्शन में देखो, इसकी मिरर इमेज बन रही है क्या, बिल्कुल बन रही है, तो पहला हो सकता है। दूसरे में नहीं बन रही मिरर इमेज, तीसरे में नहीं बन रही, चौथे में बन रही है क्या, बन रही है। ऊपर वाले एज इट इज नहीं दे रखा, तो ऊपर वाला इसमें गलत दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। पहला वाला ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और इनटू और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, अच्छा, निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। तो प्लस माइनस को बदलना है, इनटू और डिवाइड को बदलना है। तो भाई प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इनटू की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह इनटू। ठीक है। तो 8 तिया 24, 3 बचा 8 चौक 32, 8 दूनी 16। ठीक है। माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 55, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे इन टू आ जाएगा डिवाइड की जगह। तो 210 आ गया यहाँ पे।
तो इसमें प्लस कर दें 55, तो कितना आ गया, 5 और 2 7, 4 11, 417 में से 210 गए 702। गलती हुई क्या, ऑप्शन ही नहीं है तो 55, 8 8 24, 26 27, 3 8 32, 16, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, 5 और 2 7, 5 और 4 9 होगा। और ये मैंने एक क्यों लिख दिया पता नहीं, 5 4 11 लिख दिया इसको, तो 397 हो गया। तो 9 में से एक गया 8, और 3 में से 2 गया 1, 187। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने कि कौन से दो साइन अगर चेंज कर दिए जाए, इंटरचेंज कर दिए जाए, आपस में एक दूसरे की जगह पे बदल दिए जाए, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो भाई इंटू और प्लस को बदला जाए, तो प्लस की जगह यहाँ पे इंटू आ जाएगा और इंटू की जगह प्लस आ जाएगा। तो अगर मैं 49 को इंटू करता हूँ 16 से, तो भाई ये 800 के समथिंग आ जाएगा। और 800 के समथिंग आने के बाद इसे -6 भी करेंगे तब भी 3 से डिवाइड करने पर 130 के आसपास तो नहीं ही आएगा। 800 है ना यहाँ पे, ये 800 के समथिंग आ गया, बहुत बड़ा नंबर आएगा यहाँ पे। 129 से तो बड़ा ही आएगा, तो पहला तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सेकंड वाले को चेक करें, इनटू और डिवाइड को अगर चेंज करें, तो इनटू की जगह यहाँ पे डिवाइड आ गया। तो 49 प्लस 4 चौक 16 -10, और डिवाइड की जगह इनटू आ गया 3। तो 4 में से 10 गया, कितना बचा, या इसको ऐसे लिख लो ना, 50 3 53 में से 10 गया 43, और 43 × 3, 3 3 9, 3 चौक 12, 129, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या बोला है कि ए वाले पृष्ठ के विपरीत क्या आएगा, तो ए के अपोजिट क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो अपोजिट बताने के लिए, अब देखो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है। जब सेम चीज़ आपको दिख रही है दोनों में, जब दोनों डाइस में कोई सरफेस सेम दिख रहा है, तो इसके अपोजिट वो आएगा जो इसमें दिख ही नहीं रहा। इन दोनों डाइस में जो नहीं दिख रहा ना, वो सेम वाले के अपोजिट आएगा। अब देखो यहाँ पे ए दिख रहा है, बी सी डी ई, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एफ। यानी कि इस डाइस में एफ भी है जो हमें दिख नहीं रहा। तो जो नहीं दिखता वो सेम सरफेस के एंड में आता है, तो यानी ए और ए यहाँ पे कॉमन है, तो ए के अपोजिट होगा एफ। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप बेसिक तरीके से करिए। ए के अपोजिट चाहिए ना, तो यहाँ पे ए और ए कॉमन है कोई नहीं, तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, डी और डी। तो जो कॉमन है उसको लिख लो आप, डी और डी, है ना। फिर क्लॉकवाइज घूमो घड़ी की दिशा में, डी के बाद यहाँ पे सी आएगा, सी सी के बाद एफ आएगा, एफ। इसमें भी क्लॉकवाइज घूमो, डी के बाद ई के बाद ए, तो डी के बाद ई के बाद ए। तो ये दोनों जो आते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो ई के सामने सी, ए के सामने एफ। तो इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने कि एक निम्न खुले हुए घन से विकल्पों में दिया गया कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो है ना, ये ओपन डाइस है, इससे कौन सा क्लोज डाइस नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लास्ट वाला नहीं दिख रहा, एक बार ऐसे कर लेते हैं। तो देखो भाई, ओपन वाले डाइस से क्लोज डाइस बनाने के लिए आपको ध्यान क्या रखना होता है, कि जो अपोजिट वाले हैं ना, एक छोड़ के एक वाले जो है वो अपोजिट होते हैं ओपन डाइस में। जैसे 4 के अपोजिट 3 होगा, एक के अपोजिट एक छोड़ के एक 6 होगा, 5 के अपोजिट एक छोड़ के एक 2 होगा। तो ओपन डाइस के एक छोड़ के एक वाले जो सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो क्लोज डाइस है ना, उसमें अपोजिट वाले एक तरफ नहीं दिखने चाहिए, है ना। तो वो बन सकता है, जैसे एक के अपोजिट 6 आएगा, तो एक के अपोजिट यहाँ पे क्या है, 2 है, तो एक के अपोजिट 2 नहीं होगा, सही बात है। एक के अपोजिट 4 है क्या, एक के अपोजिट 4 है क्या, नहीं। और 2 के अपोजिट 4 है क्या, नहीं। तो यानी कि अपोजिट वाला कोई भी इसमें आमने सामने नहीं है, तो ये तो बन सकता है। इसमें देखें, एक के अपोजिट 2 है क्या, नहीं। 2 के अपोजिट 3 है क्या, नहीं। एक के अपोजिट 3 है क्या, नहीं। तो इसमें भी कोई भी अपोजिट वाला नहीं है सामने। एक के अपोजिट 4 नहीं, एक के अपोजिट 5 नहीं, 4 के अपोजिट 5 नहीं, तो ये भी बन सकता है। एक के अपोजिट 5, तो एक के अपोजिट 5 नहीं, एक के अपोजिट 6, बिल्कुल देखो एक के अपोजिट 6 है यहाँ पे, तो ये अपोजिट वाला हो गया ना। तो एक के अपोजिट वाला जब इसमें एक सरफेस पे दिखाई दे रहा है सामने, तो ये नहीं बन सकता। अपोजिट वाले सामने वाले सरफेस पे दिखाई नहीं देते डाइस में, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन नहीं बन सकता डाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 अध्यक्ष जिनके शुरुआती अक्षर ये हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। भाई देखो वृत्ताकार मेज है, चारों ओर 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, आगे क्या है भाई, पी बी और एस के बीच में बैठा है। देखो पी जो है वो बी और एस के बीच में बैठा है, तो हो सकता है बी ऐसे बैठा हो, एस यहाँ बैठा हो, पर ये भी तो हो सकता है एस यहाँ बी यहाँ बैठा हो, तो इसलिए परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करिए हमेशा। तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ेंगे, एन के और ओ के बीच में बैठा है, नहीं। बी के निकटतम दाएं बैठा है, तो अगर के यहाँ बैठा होता तो इसके निकटतम दाएं बी बैठा है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ओ एस के निकटतम दाएं बैठा है, ओ और एस का यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। ओ के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? अब देखो शुरुआत से देखते हैं, पी जो है वो बी और एस के बीच में बैठा है, तो बी अगर यहाँ पे है और एस यहाँ होता तो पी यहाँ पे आ जाता, बट यहाँ तो के बैठा है तो एस यहाँ नहीं बैठ सकता, एस बैठेगा यहाँ, और बी और एस के बीच में ठीक कौन आ जाएगा? पी। ठीक है, एन के और ओ के ठीक बीच में बैठा है, तो के अगर यहाँ पे है तो ओ यहाँ पे होगा, और इनके ठीक बीच में कौन आ जाएगा? एन आ जाएगा, सिंपल। पूछा गया इसने ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो ओ का लेफ्ट यहाँ पे है, तो इससे दूसरे स्थान पे कौन है? पहला, दूसरा, तो दूसरे स्थान पे पी है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये आपको बताना है। तो देखें भाई, ई से जे, तो ई एफ जी एच आई जे, तो +5 हो रहा है। ठीक है, तो जे का वैल्यू क्या होती है? 10 होती है, 10 में +5 किया 15, 15 में 5 किया 20, 20 में +5 किया 25, तो 25 होता है वाई। इनकी प्लेस वैल्यू से भी आप इसको चेक कर सकते हो, तो वाई आएगा शुरुआत में, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब एल से एच, तो एल क्या होता है? 12 होता है, तो 12 से 8 तो -4, 8 से -4 करेंगे तो 4 आएगा, 4 से -4 करेंगे तो 0 आएगा, 0 मतलब 26। ठीक है, वापस वहीं पे आ गए 26, तो अब 26 में से -4 करेंगे 22 आएगा, तो आगे आएगा 22, तो 22 क्या होता है? टी यू वी, तो वी होता है 22, ये ऑप्शन भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ब्लैंक्स को फिल करना है, तो क्या कर सकते हो आप इसमें? देखो पहले अगल बगल जहाँ पे भी जगह खाली है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बी के बाद देखो यहाँ पे एल दे रखा है, तो बी के बाद यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, और एल के बाद ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि पहला वाला जो फिलर है, तो पहले वाले ब्लैंक में ए आना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म और ये वाला ऑप्शन भी खत्म। उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि 1 2 3, तीसरे फिलर में क्या है? एल है, तो तीसरे फिलर में यहाँ पे एल है, इसमें एल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को करना होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला में आगे आएगी, तो इसके आगे कौन सी आकृति आएगी आपको बताना है। तो किसी भी एक एलिमेंट को चेक करो, जैसे जैसे मुझे ये दिख रहा है एरो, तो एरो एक आगे बढ़ा यहाँ, फिर एक आगे बढ़ा यहाँ, फिर एक आगे बढ़ेगा यहाँ पे, फिर एक आगे बढ़ा यहाँ, तो अब एक और आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, तो सबसे ऊपर एरो आना चाहिए, तो यहाँ पे एरो है नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें सबसे ऊपर एरो है। ठीक है, एक एलिमेंट से आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो इसमें भी आप क्या करिए, किसी एक एलिमेंट को पकड़िए, तो अब जैसे शुरुआत में एम को पकड़ लो आप, तो एम का जो रोटेशन है या जो एम का शिफ्ट है वो किधर की तरफ है? राइट साइड में एक मुड़ा, ऐसे मुड़ा एक, फिर उसके बाद ये नीचे आ गया, तो अब उसके बाद ये इधर आ जाएगा ना, इधर की साइड यहाँ पे आना चाहिए, तो इधर की साइड एम आएगा। इस ऑप्शन में है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें नहीं, तो केवल एक ऑप्शन है जहाँ पे एम इस स्थान पे है जहाँ पे होना चाहिए, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सभी पक्षी मानव हैं, तो सारे पक्षी क्या हैं? ये सारे पक्षी जो हैं ये मानव हैं। ठीक है, सभी पक्षी पशु हैं। अब देखो ये अच्छा सवाल आ गया, सारे पक्षी पशु हैं, तो आप अंदर की तरफ, जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ, सारे पक्षी पशु हैं, तो आप इस तरीके से मत बनाइएगा इसको, नहीं। पक्षी और पशु का संबंध इतना है कि बस सारे पक्षी जो हो पशु के अंदर आ जाने चाहिए, तो ये पक्षी जो हैं ये इस तरीके से पशु के अंदर आ जाएंगे, केवल पक्षियों के साथ इसका संबंध रखना है। ये एम के मानव के साथ इसका कोई संबंध नहीं रखना, कि अगर मैं अंदर करता तो सारे पशु जो है वो मानव भी हो जाते। ठीक है, तो केवल पक्षियों को इंक्लूड करा है पशुओं में। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पशु मानव हैं, तो कुछ पशु मानव हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर मानव हैं, तो पहला सही हो गया। सभी पशु मानव है, देखो वही चीज आ गई ना कंक्लूजन में, सारे पशु मानव नहीं है, पशु और मानव का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया, पक्षियों का दिया था बस पशु के साथ, तो सेकंड वाला जो है वो गलत हो जाएगा, तो केवल एक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
सभी पेन प्रस्थ हैं, तो सारे जो पेन है ये सारे पेन क्या हैं भाई, ये प्रस्थ हैं। ये सारे पेन हैं, ये प्रस्थ हैं। कोई पृष्ठ कागज नहीं है, तो ये पृष्ठ जो है कोई भी ये कागज नहीं है। ठीक है। निष्कर्ष क्या है, कुछ पृष्ठ पेन है, तो कुछ पृष्ठ पेन है, बिल्कुल सही बात है। कुछ पेन कागज हैं, तो ये कुछ पेन कागज हो सकते हैं क्या? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि जब ये कागज पृष्ठ के अंदर एंट्री ही नहीं कर सकता, पृष्ठ के अंदर इसकी एंट्री बैन है, तो ये पेज तक कैसे पेन तक कैसे जाएगा? कागज पृष्ठ के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, तो ये पी तक कैसे चला जाएगा यहाँ पे? तो कोई भी पी कागज नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर ऑप्शन सेकंड वाला जो है वो गलत होगा। तो केवल एक ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। तो चलिए, इस तरह के वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में सीधा आपको देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। निम्नलिखित में से कौन योग्य और अनुभवी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो योग्य, अब देखो योग्य कहाँ पर है, तो त्रिकोण जो है वो योग्य शिक्षक है, तो ये योग्य शिक्षक है त्रिकोण। और अनुभवी शिक्षक कौन है? व्रत है, तो ये व्रत जो है अनुभवी शिक्षक है। ये बोल रहा है कौन योग्य और अनुभवी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व, जो योग्य भी हो और अनुभवी हो। तो योग्य और अनुभवी कौन है भाई? ये तो मतलब ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा एक दूसरे में। ये दोनों होने के लिए तो ऐसे एक दूसरे को काटना जरूरी था ना इनका। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही दिया हुआ है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, है ना, जो योग्य भी हो और अनुभवी भी हो, तो ऐसा तो इसमें कोई दिख ही नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या आएगा इसमें ये बताना है आपको। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में अंतिम पद क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो 16 से 24, तो +8। 24 से 30 और 6 36, ओ सॉरी 30 और 30 60, 36 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, +150 हो गया। इनका कोई लॉजिक है क्या? 28, 40, तो 50, 14, 114, कोई लॉजिक है क्या? इस तरीके से तो इनका कोई लॉजिक नहीं दिखेगा। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, नंबर्स थोड़ा तेजी से भी बढ़ रहे हैं, तो एक बार इनटू का लॉजिक लगा के देखें क्या। 16 का डायरेक्ट मल्टीपल तो ये नहीं है, तो आप, हो सकता है ये 1.5 कर रखा हो, जैसे मुझे दिख रहा है 1.5 कर रखा है, ठीक है। बट 1.5 तक आप पहुंचेंगे कैसे? तो आप क्या करिए, इसमें इनटू करिए। और क्योंकि मुझे पता है कि कंप्लीटली तो किसी का मल्टीपल नहीं है, तो फ्रैक्शन में आप 2 रखो पहले, या वो संख्या रखो जिससे कट जाए। तो ये 2 से कितनी बार में, 8 बार में कट जाएगा। तो आगे क्या रखूँ कि ये 24 बन जाए, तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। इट मीन्स कि 16 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/2, ठीक है। सेम इसी तरीके से 24 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ, तो पहले नीचे 2 से काट दूंगा इसको, 2 एकम 2 12। अब क्या लाना है मेरे को, 60 लाना है, तो 12 में इंटू करना पड़ेगा 5 को। तो 5/2 से इंटू कर रहा हूँ आगे। तो मुझे क्या पैटर्न दिखा, पहले 3/2 फिर 5/2, तो अब 2 और बढ़ जाएगा, तो 7/2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्रॉस चेक कर लो। 60 में 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30, 3 7 21, बिल्कुल सही। तो अब आगे 3 5 7, अब आगे क्या हो जाएगा, 9/2। तो ये 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 945। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव की कीमत 6 से अधिक बाइक लेकिन 10 से कम बाइक के बराबर है, ठीक है। यदि एक बाइक की कीमत 10,000 रुपये और 15,000 रुपये, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक वैध निष्कर्ष है? एक नाव की कीमत 6 से अधिक बाइक लेकिन 10 से कम बाइक के बराबर है। यदि एक बाइक की कीमत 10,000 रुपये और 15,000 रुपये है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक, क्या बोला है इसने यहाँ पे, एक बाइक की कीमत 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। एक बार इंग्लिश में देखते हैं इसको, ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है इसने। इफ अ बाइक कॉस्ट बिटवीन बिटवीन बिटवीन, ये है कि 10,000 और 15,000 के बीच में इसकी कीमत है बाइक की। और हिंदी में इसने थोड़ा सा एरर कर दिया है, इसको बोलना चाहिए था एक बाइक की कीमत 10,000 रुपये और 15,000 रुपये के बीच है, के बीच है। इस तरीके से इसको बताना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, तो देखें ऑप्शन वन क्या कह रहा है, एक नाव की कीमत 70,000 रुपये से अधिक है।
तो मिनिमम कितनी कीमत हो सकती है नाव की? देखो 6 बाइक से तो अधिक है, तो मिनिमम एक बाइक की कीमत या तो 10,000 हो सकती है, इससे ज़्यादा ही होगी। तो अगर 10,000 रुपये एक बाइक की कीमत मैं मान लूँ, तो 6 बाइक की कीमत कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी, है ना? 6 से तो अधिक है ना इसकी कीमत, तो 60,000 से अधिक होनी चाहिए इसकी कीमत, इतना तय है। तो 70,000 से अधिक होगी क्या? गलत बात। 60,000 से अधिक होनी चाहिए, 61 भी हो सकती है, 62 भी हो सकती है। तो ये तो अवैध, मतलब ये इतना वैध नहीं हो सकता। एक नाव की कीमत 50,000 रुपये से कम है। 50,000 से कम कैसे हो सकती है? जब हमने बोला कम से कम 60,000 होगी, ये तो हमने निकाल लिया ना। सेकंड ऑप्शन भी गलत। एक नाव की कीमत 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। या फिर इसमें ये दोबारा से इसने बोला हो कि 50,000 और 1 लाख के बीच में हो, तो 50,000 तो नहीं हो सकते ना, मिनिमम कीमत तो 60,000 ही हो सकती है ना बाइक की। क्योंकि उसने बोला है कि भाई 6 से अधिक बाइक की कीमत के बराबर है और मिनिमम एक बाइक की कीमत 10,000 रुपये है। तो 6 बाइक की कीमत तो कम से कम 60,000 होगी ना, तो 60,000 से अधिक होगी बाइक की कीमत। तो यहाँ एक 3 ऑप्शन तो खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन बचा। बाकी इसको देख लो, 60,000 और 1,50,000 के बीच में है। तो ऐसा हो सकता है भाई, मैक्सिमम देख लेते हैं कि मान लो 10,000 बाइक से कम है, सॉरी 10 बाइक से कम है इसकी कीमत। तो 10 बाइक की कीमत देखें मैक्सिमम मान के, तो एक बाइक की कीमत 15,000, तो 10 बाइक की 1.5 लाख तक हो सकती है बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग हमारी खत्म हो चुकी है, रीजनिंग के बाद हम देखेंगे हम मैथ्स को। ठीक है, चलिए मैथ्स के क्वेश्चंस देखते हैं, केवल 15 क्वेश्चन है। पी को क्यू से 10% अधिक अंक मिलते हैं, तो क्यू के अंक पी के अंकों से कितने प्रतिशत कम है? देखो भाई, पी को क्यू से 10% अधिक अंक मिले, तो अगर क्यू को 100 मिले हैं, तो पी को इससे 10% अधिक यानी कि 110 मिले हैं, सिंपल। अब इसने बोला है कि क्यू के अंक पी के अंकों के कितने प्रतिशत कम है। क्यू के अंक जो है वो पी के अंकों से कितने प्रतिशत कम है, तो जिसके अंकों से पूछे ना, जिससे कंपैरिजन करने को बोले कि भाई पी के अंकों से, तो उसको हमेशा फ्रैक्शन में नीचे रखना है। तो पी से पूछा तो पी के अंक नीचे रखेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। क्यू के अंक पूछे तो क्यू के अंक पी के अंक से कितना कम है, तो भाई 10 कम है। और फ्रैक्शन परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये 10 इधर आ गया, मल्टीप्लाई करके 100 बन गया। तो 11,99 9 पॉइंट समथिंग होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4,250 की राशि 6% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 510 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? आसान सा सवाल है। अब इसमें 10 तरीके हैं इसको करने के, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। या तो आप ऐसा करो कि इसका 6% निकाल लो, उसके बाद देखो कि भाई 6% से कितना मिला और 510 कितने सालों में बन सकता है। ठीक है, 6% निकालना आसानी नहीं होगी क्योंकि काटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो 510 है ना, ये ओवरऑल इसका कितना प्रतिशत है ये देख लो ना। क्या दिक्कत है, 4, 2, 5, 0, ये कितना परसेंट है टोटल इसका। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये एक जीरो इधर आ जाएगी, मल्टीप्लाई होके खत्म। तो 5 से काट दो, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 0, 5 × 2 = 10, 0। ठीक है, 85, 117 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 60 आ गया। 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो भाई 510 जो है इसका 12% आ गया। 510 जो है वो राशि का 12% है, और एक साल में मुझे 6% मिल रहा है, तो 2 साल में 12% मिल जाएगा, सिंपल। यानी कि 2 साल में 510 का ब्याज मिलेगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने कि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे तो आयतन क्या होगा? तो आयतन होगा, मतलब ये पूछा इसने। तो इस तरह के क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक वगैरह के पीछे मत भागो, सिंपल वैल्यूज मान लो, पुट कर दो, एक एक मान लो। जैसे त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दुगनी और ऊंचाई समान, तो मैंने माना कि भाई त्रिज्या जो वो एक थी और ऊंचाई भी एक थी, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। और आयतन की बात कर रहा है और बेलन की बात कर रहा है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r²h। तो r² कितना हो जाएगा, 1 × h, तो ये हो गया पाई। ठीक है, अब उसने क्या किया कि बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी, तो रेडियस को 2 कर दिया और ऊंचाई सेम रहने दी, ऊंचाई एक ही रहने दी। तो अब इसका जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, पाई r², यानी कि 2 × 2 = 4 × 1, तो ये कितना हो गया, 4 पाई। क्या बात है, 4 पाई बन गई भाई। तो पाई से 4 पाई हो जाएगा, तो आयतन कितना हो जाएगा, मूल आयतन का आधा। नहीं, मूल आयतन अगर 1 पाई है तो ये 4 पाई, यानी कि इसका 4 गुना आ जाएगा, 2 गुना, ये 4 गुना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
इस तरीके से बहुत बेसिक तरीके से आप कर सकते हो, कोई हबड़ दबड़ नहीं रहनी चाहिए आसान सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इन्होंने, 3 मित्र ए बी और सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे? तो मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट की बात चलती है तो आपको इन सभी के समय का एलसीएम निकालना होता है, ये पहले भी हमने बताया। ठीक है, ये सब इतने इतने समय में एक एक चक्कर पूरा करते हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा ना समय का, वो समय होगा जब ये तीनों एक बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आके मिलेंगे। तो एलसीएम निकालिए, देखो 36 बड़ी संख्या है, मैंने 36 को एलसीएम मान लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 6। आप जिस तरीके से एलसीएम निकालना चाहते हो उस तरीके से निकालो, मैं इस तरीके से ही निकालता हूँ तो वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 6×6 = 36। अब 30 देखो, 30 क्या होता है, 6×5 = 30, तो 6 यहाँ पे है, 5 नहीं है, 5 लगा दिया। 24, 24 क्या, 6×4 = 24 होता है, तो 6 इसमें है और 2 इसमें आ गया, तो 6×2 = 12, 12×2 = 24, तो 2 रह गया, यहाँ पे लगा दिया। तो 6×6 = 36, 5×2 = 10, तो 360 जो है वो इसका एलसीएम आ गया। यानी 360 सेकंड के बाद वो फिर से मिलेंगे, तो मिनट में चेंज करना है, 60 से भाग दे दो इसको, 6×6 = 36, तो 6 मिनट में ये मिलेंगे दोबारा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर इतने को 28 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? तो भाई 3 की पावर इतनी है, तो 3 को अगर मैं चेंज करूँ, 3 3 होती है 27, 27, तो -1, -1 की पावर ऑड, यानी कि 27, 28 में से एक गया 27। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या कर सकते हो आप, 3 को चेंज करो, 3 को आसपास ले जाओ 28 के, तो मैंने इसको चेंज किया, तो 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, और इसकी पावर ऊपर क्या लिखूँ मैं, ये टोटल ओवरऑल इसकी पावर 255 है। आपको पता होगा कि 1 की पावर m ब्रैकेट के बाद 1 की पावर n बराबर हो जाता है 1 की पावर m × n, ये हो जाता है ना। तो यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि 3 और उसकी मल्टीप्लाई करके 255 आ जाए, तो 3×8 = 24, 3×5 = 15, तो इसकी पावर 85 लिखूंगा, तो वो इसको मल्टीप्लाई करने पे 255 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब 3 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ, 3 3 होती है 27, और 27 की पावर 85। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 28 से, तो भाई देखो 28 से अगर मैं 27 को डिवाइड करता हूँ तो 27 ही तो रिमाइंडर बचेगा, बट इसकी तो 27 की पावर 85 है, तो इसको कहाँ तक मल्टीप्लाई करूंगा, मैं नहीं कर सकता ना। तो एक होता है कॉन्सेप्ट माइनस रिमाइंडर का, कि 28 को अगर मैं 27 से भाग, सॉरी 27 को अगर मैं 28 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर -1 बच रहा है ना। अगर मैं इसमें -1 जो घटा दूँ, सॉरी अगर मैं इसमें 27 में एक और जोड़ दूँ तो ये 28 से भाग हो जाएगा, यानी इसमें एक की कमी है, तो मैं रिमाइंडर को -1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रिमाइंडर आ गया -1, और इसकी पावर कितनी है 85, तो -1 की पावर क्या 85 है, तो अगर -1 की पावर ऑड है तो इसकी पावर ऑड होने के बाद ये -1 बन जाएगा। अगर इसकी पावर इवन होती, मान लो -1 की पावर 2 है, तो -1 × -1 तो +1 हो जाएगा, है ना। बट इसकी पावर जब ऑड होगी तो ये माइनस में ही रहेगी पावर, है ना। इवन होगी तो ये प्लस में हो जाएगा, पावर माइनस में नहीं रहेगी, आंसर जो है वो माइनस में आएगा अगर पावर ऑड है। अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसकी पावर ऑड है तो आंसर आएगा -1, यानी कि एट द एंड 28 से अगर मैं किसी को भाग करता हूँ तो -1 रिमाइंडर बच रहा है, और -1 का मतलब अभी हमने देखा था कितना होता है 27। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं 7 को भाग कर रहा हूँ 6 से, सॉरी 8 से भाग कर रहा हूँ 7 को, तो रिमाइंडर -1 बच रहा है ना। -1 का मतलब है रिमाइंडर क्या है, 7 बच रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ पाए। अगर यहीं पे क्या होता कि -1 की पावर 86 दी होती, है ना, तो अगर 86 इसकी पावर दी होती तो ये +1 आ जाता, तो अब रिमाइंडर 1 बच जाता, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट हो जाता। बट यहाँ पे तो रिमाइंडर -1 बचा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? स्थिर जल में चाल आपको पता लगानी है। पहले देखो, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम बराबर होता है x-y, है ना। x-y मतलब अपस्ट्रीम, x होती है नाव की चाल और y होती है धारा की चाल। x बराबर स्थिर जल में नाव की चाल। ठीक है, ये बराबर कितना दे रखा है, अपस्ट्रीम दे रखा है 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो होती है अपस्ट्रीम, एक स्पीड ही तो है।
उसके बाद इसने क्या दे रखा, अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो अनुकूल को कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम होती है x+y। और ये बराबर कितना दे रखा है, 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, बट हमें तो स्पीड देखनी है ना, 1 घंटे में कितना जाता है ये पता होना चाहिए ना, स्पीड प्रति घंटे में आती है ना। तो 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना, 6 किलोमीटर। सिंपल। और मुझे चाहिए स्थिर जल में नाव की चाल, तो स्थिर जल में नाव की चाल मतलब एक्स निकालना है, तो इनको जोड़ दो, देखो माइनस का वाई प्लस का वाई कट गया, तो यहाँ बचा एक्स और एक्स 2x, ये बचा 8, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4। यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल आ गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको चलना कितना है, 6 किलोमीटर जाना है, तो भाई 4 किलोमीटर में उसको 1 घंटा लगेगा, बचे कितने, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में इसको आधा घंटा लगेगा, ओवरऑल 6 किलोमीटर में 1.5 घंटा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट। यदि दिए गए एक शंकु की ऊंचाई 1/3 हो जाती है और आधार की त्रिज्या समान रहती है, तो दिए गए शंकु और नए शंकु के आयतन का अनुपात कितना होगा। सेम वही क्वेश्चन, किसी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना, बेसिक से करिए, ठीक है। शंकु है और क्या क्या चेंज हुआ है, ऊंचाई और त्रिज्या की बात की गई है, तो रेडियस अगेन 1 मान लो, और ऊंचाई भी 1 मान लो, ठीक है। किसका अनुपात पूछा है, दिए गए शंकु का, तो जो दिया गया शंकु है यहाँ पे उसका आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। तो अगर जो शंकु दिया गया है उसकी रेडियस 1 और ऊंचाई 1 है, तो r² × h, ठीक है, ये इसका आयतन हो गया। अब क्या किया, दिए गए शंकु की ऊंचाई 1/3 हो जाती है, यदि यदि किसी दिए गए शंकु की ऊंचाई, अच्छा नया शंकु तो बाद में बनेगा ना, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो गई, 1/3 हो गई। तो अगर मैं इसका आयतन देखूँ तो 1/3 पाई आर, रेडियस के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, नहीं, रेडियस समान है, तो r² 1 आ गया, इंटू एच कितना हो गया, ऊंचाई 1/3 हो गई, अगर ऊंचाई 1 थी तो अब कितनी हो गई, वो 1/3 हो गई, तो ऊंचाई हो गई 1/3। तो अब इनका रेशियो निकालना कितना होगा, देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 1/3। रेशियो में क्या होगा, ये नीचे वाला इधर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3:1। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी से दोगुनी तेजी से दौड़ता है, तो ए जो है वो बी से दोगुनी तेजी से दौड़ता है, यानी कि बी की स्पीड अगर 1 है तो ए की स्पीड 2 है, ठीक है। ए बी से दोगुनी तेजी से दौड़ता है, तो ए की बी की स्पीड जो है अगर 1 है तो ए की स्पीड बी से दुगनी है, ठीक है। बी सी से 3 गुना तेजी से दौड़ता है, अगर सी की स्पीड 1 होती तो बी की स्पीड कितनी होती, 3 गुना होती, 3 होती, तो इसको भी 3 गुना कर दो, 6 कर दो, है ना। ए जो बी का 2 गुना हो गया, बी जो ए का सी का 3 गुना हो गया, सिंपल, ठीक है। सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको। देखो ये ना स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको, ये स्पीड दे रखी है कि अगर ए जो है वो 6 की स्पीड से चलता है तो बी 3 की स्पीड से और सी 1 की स्पीड से चलता है। अब देखो कंपैरिजन किसका दिया हुआ है, सी और ए का। तो अगर मैं सी और ए की बात करूं तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, सी और ए की स्पीड का रेशियो है 1 और रेशियो 6। स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है, ठीक है। जो स्पीड का रेशियो है इसका जस्ट उल्टा उल्टा होता है टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो 1:6, तो टाइम का रेशियो 6:1। अगर इसको सेम डिस्टेंस को 6 मिनट लगेंगे, तो ए को सेम डिस्टेंस को 1 मिनट में ट्रेवल कर सकता है ए, ठीक है, इन स्पीड से, अपनी अपनी स्पीड से। तो अगर सी 72 मिनट में कोई दूरी तय करता है, सी कितने मिनट में कर रहा है, 72 मिनट में तय कर रहा है दूरी, तो ए कितने मिनट में करेगा। तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू 72 दे रखी है, तो 1 यूनिट की कितनी हो गई, 12 हो गई, और 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो इसने ये 12 मिनट में तय कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का इनवर्स होता है। हम्म, चलिए। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 75 मतों को अवैध पाया गया। विजेता को कुल अपेक्षित मतों का 50% मिला। कुल अपेक्षित मतों का यानी कि टोटल जो वोट थे ना एक्सपेक्टेड, उनका 50%, ठीक है। और वह 170 मतों से जीता। मतदाता सूची में कितने मतदाता नामांकित थे, ठीक है। अगर मैं मानूं कि 100% वोटर्स थे, टोटल 100% वोटर थे, बहुत आराम से समझिए इस बात को। 100% वोटर्स में से 10% ने वोट नहीं डाले, तो भाई वोट डाले कितने परसेंट ने, केवल 90% ने वोट डाले, ठीक है। जितनों ने वोट डाले उसमें से भी 75 जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए।
तो भाई जिसने वोट डाले, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ 75, तो मेरे पास ये टोटल क्या आ गया, वैलिड वोट्स आ गए, है ना। 90% लोगों ने वोट डाले थे, इसमें से 75 जो थे वो इनवैलिड वोट थे, वो मैंने हटा दिए, तो मेरे पास टोटल वैलिड वोट्स आ गए। ठीक है। विजेता जो है, यानी जो जीता है, उसको कुल अपेक्षित मतों का, यानी कि जो टोटल वोट्स थे ना 100%, इसका 50% मिला, तो 100% का 50% विनर को मिला है, 50%। ठीक है। और वह 170 मतों से जीत गया, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति था ना, दूसरे व्यक्ति को कितने वोट मिले पहले ये देखो। अगर ये मेरे पास टोटल वैलिड वोट्स थे, इसमें से 50% इसको मिल गए, तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, साइड में करता हूँ, देखो 90% -75, ये टोटल वोट्स थे वैलिड, इसमें से 50% इसको मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, माइनस कर दो 50% इसमें से। ठीक है। तो 90 में से 50% गए 40%, तो दूसरे वाले जो लूज़र है, लूज़र को मिलेंगे 40% -75। ठीक है। बहुत आसान। ठीक है। अब इसने बोला कि जो विजेता है उसको 170 मतों से जीता है वो, यानी कि विजेता को इससे 170 वोट ज़्यादा मिले। अगर मैं कहूँ कि इसको 100 मिले लूज़र को, तो इसको 270 मिले, यानी इनका जो डिफरेंस है वो 170 दे रखा है। सीधी बात है ना, कि विजेता को जो है वो हारने वाले से 170 वोट ज़्यादा मिले, तो यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो 170 दे रखा है। सिंपल। कलर चेंज कर दे थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल। तो इनका डिफरेंस निकालो, 50% माइनस 50% -40%। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +75 बराबर है 170। ठीक है। तो 50 में से 40 गया, 10% ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। 10% बराबर, ये 75 प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 95। 10% की वैल्यू 95 आ गई। पूछा क्या है इसने, मतदाता सूची में कितने मतदाता नामांकित थे, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है ये। शुरुआत में कितने वोटर्स टोटल नामांकित थे, 10% की वैल्यू 95 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 950। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में भर सकता है, तो एल जो है भाई वो 30 घंटे में किसी पूल को भर सकता है। ठीक है। पाइप एम इसे 45 घंटों में भर सकता है, तो पाइप जो एम है वो इसको 45 घंटे में भर सकता है। भरने वाले ना दोनों, ये भी भर सकता है, ये भी भर सकता है। ठीक है। यदि दोनों पाइपों को खाली पूल में खोल दिया जाए, तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई निकाल लो इनकी एफिशिएंसी। 45 दूनी 90, 90 आ गया टोटल काम। 45 दूनी 90, 30 तिया 90। तो भाई ये 1 घंटे में 3 काम कर सकता है, 1 घंटे में 2 काम कर सकता है। अगर दोनों मिल के काम करें तो 1 घंटे में 5 काम कर सकते हैं। और टोटल काम इनको कितना करना है, 90 काम करना है। तो कितने घंटों में कर देंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 18 घंटे में टोटल पूरा काम कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला भाई इसने, ए और बी के अंकों का अनुपात इतना है, बी और सी के अंकों का अनुपात इतना है, सी और ए के अंकों का अंतर इतना है, तो बी को कितने अंक मिले ये बताना है। आसान सा सवाल है भाई। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4। ये ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:4, और बी और सी का दे रखा है 4:5। देखो आसान कर दिया। बी की वैल्यू यहाँ पे भी 4 दे रखी है, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 4 दे रखी है, यानी कि बी की वैल्यू 4 है। और सी की वैल्यू कितनी हो गई, बी और सी का रेशियो है 4:5। तो ए बी सी का रेशियो ये आ गया। इसने बोला सी और ए के अंकों के बीच का अंतर 30 है, तो सी और ए के बीच का अंतर कितना है, 2 यूनिट है। इस 2 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। ठीक है। अब बोल रहा है कि बी को कितने अंक मिले, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 30 है तो बी को कितने अंक मिले हैं, 4 यूनिट मिले हैं। 2 यूनिट की वैल्यू 30, तो 4 यूनिट की 60 हो जाएगी। सिंपल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु के मूल्य में पहले 8% वृद्धि करता है और फिर 18% छूट देता है। वास्तविक मूल्य पर वास्तविक छूट कितनी है, ये आपको बतानी है। इसमें भी एक तरह से सक्सेसिव आप लगा सकते हो। कैसे, देखो एक वस्तु के मूल्य में पहले वो 8% की वृद्धि करता है, तो वो पहले 8% बढ़ा रहा है। ठीक है। उसके बाद 18% की छूट दे रहा है, तो फिर वो माइनस कर रहा है 18%। ठीक है। उसके बाद x × y, ये तो होता है सक्सेसिव का, x + y -x × y अपॉन में 100। ठीक है। ये होता है डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है। बट यहाँ पे जिस तरीके से किया है, पहले बढ़ाया है और फिर घटाया है, और फिर x × y करेंगे तो कितना आएगा, 18 × 8 144, माइनस का हो जाएगा, तो -144 अपॉन में 100।
तो ये 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 18 में से 8 गया, कितना बचा? 10 माइनस 1.44। ये माइनस सॉरी माइनस का 10 बचेगा, ठीक है। 8 प्लस का है छोटा, माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 10 बचा, 10 और 11, 11.44। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत, ये है आपका मेंटोस तरीका, ठीक है। और एक बेसिक तरीके से भी आप इसको कर सकते थे कि भाई मैंने माना कि मेरे को मूल्य पड़ा था 100 रुपये का, ठीक है, मेरा वास्तविक मूल्य 100 रुपये का था। पहले मैंने इस पे बढ़ा दिए 8 रुपये, तो 108 रुपये कर दिया। उसके बाद 18% की छूट दी, तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि मैं इसमें 18% की छूट दूंगा तो कितने रुपए की छूट मिलेगी? तो भाई इसको 18 × 144, ठीक है। 18, 18 एकम 18 और 1 19, तो 19.44 की छूट मेरे को इसमें देनी है 108 रुपये पे। तो 8 इसमें से माइनस कर दूंगा, 8 हटा दूंगा तो कितना बचेगा? 11.44। यानी कि 100 रुपये पे मेरे को 11.44 की छूट देनी पड़ेगी, सिंपल। ठीक है, बेसिक तरीके से भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डॉक्टर रुपए इतने उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। तो किस्तों वाला इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर इतने प्रतिशत है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है, ये बताना है आपको। देखो, डॉक्टर ने इतने रुपए उधार लिए और वो 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसा वापस देना चाहता है, तो आसान सवाल है, ठीक है। रेट देखो आप कितना है, 4%, तो 4% को आप 1/25 लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो। तो यानी कि पहले वर्ष राशि कितनी हो जाएगी? 25 से 26 देनी पड़ेगी आपको, है ना? ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपको अमाउंट देना पड़ रहा है इतना, ठीक है। दूसरे वर्ष के बाद राशि आपको कितनी देनी पड़ेगी? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 वर्ष के बाद ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा और राशि का भी स्क्वायर हो जाएगा 26 का, है ना? तो 2 वर्ष के बाद आपको देना पड़ेगा 625 का 776, है ना? सिंपल सी बात है ना। पहले वर्ष के बाद तो, एक वर्ष की बात है तो 25 से 26। दूसरे वर्ष में इंस्टॉलमेंट में क्या करते हैं आप? अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज मत हो। इंस्टॉलमेंट में क्या करते हैं? दूसरे वर्ष का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा, अगर मूलधन इतना है तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। बट इसने क्या बोला कि पहले वर्ष की किस्त इतनी, पहले वर्ष में इतने से इतना, दूसरे वर्ष में इतने से इतना। बट इसने बोला कि 2 वर्ष में जो समान किस्त जो है ना वो समान जाएगी। अगर पहले वर्ष 26 रुपये जा रहे हैं तो दूसरे वर्ष भी 26 जाने चाहिए, या दूसरे वर्ष अगर 676 जा रहे हैं तो पहले वर्ष भी 676 जाने चाहिए। सेम सेम अमाउंट जाना चाहिए ना दोनों वर्ष, तो सेम बना लो इसको। तो ये 676 26 का स्क्वायर है, तो ऊपर भी 26 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर की साइड 26 से कर रहे हो तो इधर की साइड भी आपको 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब कलर बदल देते हैं इसका। यहाँ तो 676 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 छिक्का 150, 15, 25 दूनी 50, 60 और 5 65। तो प्रिंसिपल टोटल आपका कितना हो गया? 0, 5 और 5, सॉरी 5, है ना? ये 5, 5 और 2 7, 6 और 6 12, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। और आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये इतने रुपए उधार लिए इसने। तो अगर इस यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है, पूछा क्या है? प्रत्येक किस्त की वैल्यू, यानी कि ये 676 की वैल्यू निकालनी है आपको। इतने यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3825। तो 1275 की वैल्यू 3825 दे रखी है। तो देखें, 12 तिया 36 और 75 दूनी 150 में 75 जोड़ेंगे 225, तो 3600 और 225 3825, यानी कि ये इसका 3 गुना दिया हुआ है, ठीक है। तो 1275 की वैल्यू इतनी आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3825 किसकी वैल्यू दे रखी है? 1275 की। जब इसको काटोगे आप तो ये 3 बार में कटेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 दे रखी है। और आपको निकालना है क्या? इस किस्त की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इंटू 3 कर दो इसको, सिंपल, है ना। इस यूनिट की वैल्यू तो निकालनी है, बराबर बराबर किस्तों की वैल्यू तो निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 छिक 18, 3 7 21 और 1, हाँ 3 छिक 18, 3 7 21 और 1 22, 2 6 18 और 2 20, तो 20 28 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत इतना है, अन्य 2 संख्याओं का औसत इतना है, शेष बची 2 संख्याओं का औसत कितना है? देखो, एक तो बेसिक तरीका होता है जिससे आप सब लोग कर देते हो कि भाई 6 संख्याओं का सम निकाल लो टोटल, तो इसमें 6 से इंटू करेंगे तो सम आ जाएगा। फिर 2 संख्याओं का सम निकालेंगे इंटू 2 करके, फिर इन 2 संख्याओं का निकालेंगे। इन 4 संख्याओं का जो सम है, 6 संख्याओं के जोड़ में से 4 संख्याओं का जोड़ माइनस कर देंगे तो बाकी की 2 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा।
फिर जो दो संख्याओं का जोड़ आ गया उसको 2 से भाग करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल सबका तरीका। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से करते हैं देखो। 6 संख्याओं का एवरेज कितना है 3.95, और दो संख्याओं का एवरेज कितना है 3.4। अगली दो संख्याओं का एवरेज कितना है 3.85। बाकी की दो जो है इनका एवरेज पूछा है, तो मैंने ये मान लिया कि हर एक संख्या का एवरेज 3.95 ही है। अगर एवरेज 3.95 है 6 संख्याओं का, तो मैंने ये मान लिया कि सभी संख्याएं 3.95 है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई 10 संख्याओं का एवरेज 5 है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो 10 की 10 संख्या 5 5 5 5 5 है। ठीक है, तो अगर 6 संख्याओं का औसत इतना है, तो मैंने मान लिया कि 6 की 6 संख्याएं इतनी हैं, 3.95 है। अब ये दो संख्याएं तो 3.4 है, तो इन दो संख्याओं में कितने की कमी है? इनको तो 3.95 होना चाहिए था ना, तो इसमें कितने की कमी है? 5, 9 में से 4 गया 5, तो 0.5 की कमी है एक संख्या में। तो दो संख्याओं में टोटल ओवरऑल कितने की कमी आ गई? 1.1 की कमी आ गई। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या है 3.85 है एक संख्या, तो कितने की कमी है इसमें? एक संख्या में 0.1 की कमी है, तो दो संख्याओं में कितने की हो जाएगी? 0.2 की कमी हो गई। तो इन चारों में ओवरऑल कितने की कमी है भाई? 1.3 की कमी है। 1.3 इनके पास कम है। अगर इनके पास 1.3 और होता तो ये सभी संख्याएं 3.95 हो जाती। तो अगर इनके पास 1.3 की कमी है, तो वो 1.3 किसके पास होगा? इन दो संख्याओं के पास एक्स्ट्रा होगा। और इन दो संख्याओं का एवरेज भी मेरे को कितना मानना पड़ेगा? 3.95। जब सभी को 3.95 माना है, तो इसको भी 3.95 मानो। बट इनके पास 1.3 ज़्यादा है, जो इन्होंने ही इनको दिया है, जब जाके ये सभी 3.95 बनी है। तो ये 1.3 जो इनके पास कम था, 1.3 इनके पास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक के पास 3.95 है, तो 1.3 दोनों के पास ज़्यादा है, तो एक के पास कितना कितना ज़्यादा होगा? इसको दो से काटो तो 0.65, यानी कि एक के पास 0.65 ज़्यादा है। तो ये कितना हो गया? 5 5 10, 9 6 15 और 1 16 4। ठीक है, तो यानी एक के पास 4.6 होगा और दूसरे के पास भी 4.6 होगा। तो एवरेज बाकी के बच्चों का कितना हो जाएगा? 4.6। ये मैंने आपको समझाया इसलिए इतना समय लग गया, वरना अगर आप इसको करते, समझने के बाद अगर करेंगे तो 20-30 सेकंड से ज़्यादा का ही सवाल नहीं है। बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहते हो तो मैं कर देता हूँ लो बेसिक से। भाई 6 संख्याओं का जो सम है वो कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 6 निम 54, 55 56 57, 5 6 3 18, 20 और 3 23। तो ये आ गया 6 संख्याओं का सम। इन दो संख्याओं का सम कितना आ जाएगा? एवरेज 3.4 है, तो इंटू 2 करेंगे तो 6.8। इन दो का कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 पंजे 10, 2 8 16, 1 17, 3 6 और 1 7। तो 7.7 आ गया इन दोनों का। तो 8 7 15, 7 7 14, तो 14.5 अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो बाकी की बची संख्याओं का सम आ जाएगा। तो 0, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 4 गया 9, तो 9.2 जो है वो बाकी की दो संख्या जो बची हैं उनका सम आ गया। 2 से भाग करेंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा। 2 चौक 8, 2 छिक 12, तो 4.6 एवरेज आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। एक दुकानदार दो टेप रिकॉर्डर एक ही कीमत पर बेचता है। ठीक है, एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। लेन देन में कुल क्या होगा? हमेशा हानि होगी, हमेशा लॉस होगा इस वाले डील में। अगर वो एक ही कीमत पर किसी वस्तु को दो वस्तुओं को अगर एक ही कीमत पर बेचा जाए और एक पर उसे सेम परसेंटेज का लाभ हो और दूसरे पर सेम परसेंटेज की हानि हो, तो इस स्थिति में ओवरऑल उसे हमेशा हानि होगी। और हानि कितने की होगी? K² / 100, जहाँ पे K क्या होता है? ये होता है कितने परसेंट का उसको लाभ या हानि हुई है। ठीक है, ये उस स्थिति में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे उसको सेम परसेंट का लाभ और सेम परसेंट की हानि होती है। ठीक है, तो 10% की इसको लाभ और हानि हो रही है, तो 10% का 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में 100 यानी कि 1, तो 1% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ्स खत्म, कंप्यूटर को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। इंग्लिश में देख लो क्वेश्चन इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है और इसे मैन इन द मिडल को संचारित करता है? कंप्यूटर से जानकारी लेकर उसको मैन इन द मिडल, मैन इन द मिडल का मतलब है कोई ना कोई वायरस वगैरह कुछ हो जो कि दूसरे व्यक्ति को दे देना। मैन इन द मिडल जो है वो हमारे उसमें जो घुस के बैठा है, जिसने उसको मतलब हमारे कंप्यूटर में वायरस वगैरह डाल दिया, तो वो मिडल मैन हो जाता है ना। तो उसको जानकारी कौन देगा? वायरस वगैरह ही देगा। फोर्क बॉम्ब, बूट सेक्टर वायरस, मेमोरी रेजिडेंट वायरस, स्पाईवेयर।
तो स्पाईवेयर जो होता है वो एक तरह का ये वायरस वगैरह ही तो होते हैं, जो इसमें अगर डाल दिया जाए तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन वो दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा देता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? तो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? केबी होगी ना। केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, इस तरीके से चलता रहता है। और इकाई कितनी होती है? 1024, है ना। एक एमबी में 1024 केबी, एक जीबी में 1024 एमबी। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक तकनीक है जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार करने की अनुमति देती है। वायरलेस सिग्नल के माध्यम से। तो वायरलेस सिग्नल तो वाईफाई में होता है ना, तो वाईफाई होना चाहिए संचार करने के लिए वायरलेस। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को डैश के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को हम कहते थे डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि वो केवल क्या करते थे, कैलकुलेशन वगैरह के लिए यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो ये याद रखना। काफ़ी फेमस क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। जैसे दूसरी पीढ़ी का आता है कि दूसरी वाली पीढ़ी में क्या था, आ, वो पूछा जाता ना कि ये दूसरी पीढ़ी में आता है, वो क्या था वो, भूल रहा हूँ, बाद में बाद में बताऊंगा, याद आएगा तो। ठीक है, ट्रांजिस्टर, हाँ याद आ गया मेरे को। ट्रांजिस्टर जो होता था वो दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर में आना शुरू हुआ था, तो ये भी पूछ लेता है वो। ठीक है। MS एक्सेल में सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपने MS एक्सेल और MS वर्ड के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए, पढ़ा है अच्छे से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो साइन होता है इसका यूज़ एब्सोल्यूट एड्रेस, सेल के एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये PYQ में भी आया हुआ है। ठीक है। XP में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्थायी रूप से हटाना है तो पहली बात तो डिलीट का यूज़ किया जाना चाहिए, तो या तो सेकंड या फोर्थ होना चाहिए। शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएं या ऑल्ट के साथ डिलीट दबाएं? तो आई थिंक ऑल्ट के साथ नहीं, शिफ्ट के साथ ही दबाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा MS पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने का सही तरीका है? तो MS पावर पॉइंट तो भाई हम भी यूज़ कर रहे हैं आजकल थोड़ा थोड़ा। तो नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए क्या करना होता है? नेविगेशन पैन पर डबल क्लिक, डबल क्लिक अंतर्गत नेविगेशन पेन, राइट क्लिक कीजिए और न्यू स्लाइड पर क्लिक कीजिए। बिल्कुल सही, राइट क्लिक करना होता है, उसका न्यू, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। आसान आसान दे रखे हैं भाई, कंप्यूटर के सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप, नेविगेटर। भाई नेविगेटर ब्राउजर कहाँ होगा? नेविगेटर का मतलब तो जो लोकेशन वगैरह को दिखाता है वो होता है ना। क्रोम तो ब्राउजर है, ओपेरा भी बिल्कुल ब्राउजर है। ड्रूपल, तो 1 और 4 में से एक होना चाहिए, और आई थिंक नेविगेटर नहीं होना चाहिए ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड प्रोसेसर का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर आपको स्वचालित रूप से अगली लाइन में जाने के लिए सक्षम बनाता है जब आप एक लाइन को टेक्स्ट से पूरी तरह भर देते हैं? कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट तो नहीं होगा ना। अगली लाइन में जाना है आपको जब टेक्स्ट से भर गई पूरी लाइन, तो किससे जाओगे आप? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें। MS-DOS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे COBO और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। कमांड का उपयोग बाहरी कमांड के लिए किया गया था। PC में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। जी भाई, पता नहीं भाई ये क्या है DOS MS का, नो आइडिया। अब देखो GK GS को देख लेते हैं। हालांकि हमारे पास, मैंने सोचा था कम से कम 30-40 मिनट बचने चाहिए था, बट टाइम कम बचा है, कोई नहीं, देख लेंगे। अभी ये तो बहुत है, 15 मिनट 10 मिनट काफ़ी होते हैं। हाल ही में निधन हो जाने वाली पहली मिस वर्ल्ड का नाम क्या है? तो भाई पहली मिस वर्ल्ड जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है? नो आइडिया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बाद में देख लेंगे इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ये सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, है ना। 3.82 लाख वर्ग किलोमीटर। तो याद किया होगा ना आपने, रट्टा मारा होगा। तो ये घनत्व कितना है? 382। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ से तो लिया गया वंदे मातरम, और आनंद मठ में क्या दिया गया है? सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में दिया गया है, जो कि भारत का कहीं ना कहीं पहला रिवॉल्ट भी माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या है?
तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 की थीम क्या है? लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका। हाँ, लोकतंत्र की तो बात आजकल नहीं ही हो रही है, तो भाई ये नहीं होगा शायद। प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। मीडिया में डिजिटल परिवर्तन, तो आजकल डिजिटल चेंज का युग है, तो आई थिंक ये होना चाहिए। होना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता, ना मैंने पढ़ा है इसको, ठीक है, गेस कर रहा हूँ बस। बहाई मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, काफ़ी दिनों बाद ये क्वेश्चन देखने को मिला। बहाई मंदिर जो है ये आपका कमल मंदिर होता है। कमल मंदिर जो है ना, इसको ही बहाई मंदिर कहते हैं। तो कमल मंदिर कहाँ पे है अपना? लोटस टेम्पल, दिल्ली में, ठीक है। सभी लोग गए होंगे लोटस टेम्पल में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है? वाह भाई वाह। तो रंगीला कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। तो ऑप्शन नंबर सी, इनको रंगीला के नाम से जाना जाता था। और रंगीला आप समझते हैं ना किस वजह से जाना जाता होगा? सबको पता है। भा- भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन। 1991 के दौरान जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुए और आर्थिक सुधार हमने किए, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे। और जिनका भी निधन भी हो गया, मनमोहन सिंह जी का, ये हमारे उस समय पे वित्त मंत्री थे, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया उस वक्त और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उड़ीसा के 28 वर्षीय डैश अनिल प्रधान ने ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता। नो आइडिया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। टी एच विनायक राम एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? टी एच विनायक राम। तो टी एच विनायक राम जो है ये साउथ का नाम इनका लग रहा है, तो तबला के तो नहीं होने चाहिए आई थिंक। सरोद के भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट में से तो नहीं लग रहा, तो मृदंगम पे जाते हैं। आई थिंक इन दोनों में से एक होना चाहिए, तो मृदंगम के साथ जाते हैं। लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोसर वंगाला। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। वंगाला जो त्योहार है, आपको देखने से नाम से क्या लग रहा है? पश्चिम बंगाल का लग रहा है ना। बट इसको पहले भी मैंने आपको एक मॉक में बताया कि वंगाला जो है ये मेघालय का है। नाम से तो आपको याद हो ही जाना चाहिए, आज के बाद आप भूलने नहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो वंगाला जो है ये मेघालय का डांस है, सॉरी त्योहार है, फेस्टिवल है, ठीक है। लोसर कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। योशांग कहाँ मनाया जाता है भाई? योशांग का कोई आइडिया नहीं है। और अम्बू बसाई, तो अम्बू बसाई जो है, अम्बुबाची, ये सब मेला कहाँ है? ये आई थिंक आसाम से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएफएफ 2024 में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? नो आइडिया भाई, करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? देखो, महापात्र केलू चरण महापात्र का तो नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो केलू चरण महापात्र जी जो है वो ओडिसी से संबंधित हैं। तो महापात्र नाम जो सरनेम है वो शायद ओडिसी से संबंधित होना चाहिए। और ऐसे तीन चार पांच व्यक्ति हैं जो महापात्र नाम आगे लगाते हैं, वो सारे के सारे ओडिसी से संबंधित है मोस्टली, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट, जो संयुक्त जॉइंट सिटिंग है हमारी, जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगर वो अपसेंट हैं, अगर वो उपस्थित नहीं हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के सभापति, नहीं उपसभापति, इसको चेयर करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, सभापति नहीं करते क्योंकि वो उपराष्ट्रपति भी होते हैं। नेक्स्ट। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित पहला त्रिसेवा अंतरिक्ष रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है? करंट अफेयर का नो आइडिया, कुछ भी, मैं ये सब नहीं पढ़ पाता हूँ। प्रसिद्ध प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने अभी तक जो हमारे शास्त्रीय कह सकते हैं संगीतकार, जो शास्त्रीय संगीतकार हैं, उसमें से तीन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीन जिनको मिला है। सबसे पहले जो थी वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी जी। ये सबसे पहली संगीतकार थी, एग्जाम में पूछा जाता है। इनको मिला था 1998 में भारत रत्न, ठीक है। इनके बाद मिला था रविशंकर जी को, जो कि सेकंड थे, अगले ही साल जस्ट, ठीक है। उसके बाद इनको मिला था किसको? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को।
2 साल बाद 2001 में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, 3 संगीतकार ये हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ? बहुत फेमस क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। फैजपुर का जो अधिवेशन था ये पहला ग्रामीण अधिवेशन था, जो कि 1936 में हुआ था। ओवरऑल 50 था, ठीक है, 50वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए समांथा हार्वे को किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया था? 2024 का बुकर पुरस्कार स्पेस बाउंड ऑर्बिटल, आई थिंक ये पहले मॉक में किसी में आया हुआ है क्वेश्चन। ऑर्बिटल सुना हुआ सा लग रहा है, मेरे को लग रहा है इंट्यूशन, शायद ये होना चाहिए। पहले भी मॉक में किसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी देख लेंगे, गलत भी होगा तो क्या हो गया। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रख्यापित की गई कब? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो नेप जो है ये हमारी 3 नेप आ चुकी हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहली वाली इंदिरा गांधी जी के समय में 1968 में आई। दूसरी वाली नेप वो आई थी इसके जस्ट उल्टा 1986 में। किसके काल में आई थी? राजीव गांधी जी के काल में आई थी, समय में आई थी। और तीसरी अभी मोदी मोदी जी के समय में आई है, 2020 में मोदी जी के समय में आई है, तीसरी वाली, ठीक है। याद रखना, पहली वाली जो थी वो कोठारी समिति की सिफारिश पर संबंधित थी, और तीसरी वाली जो अभी आई है वो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश से आई है, ठीक है। तो पहली वाली इंदिरा गांधी जी के समय में आई थी 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लद्दाख में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन में इस्तेमाल किए गए इनफ्लेटेबल आवास का नाम क्या है? नो आइडिया करंट अफेयर का, भाई आगे बढ़ते हैं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को किसने डिजाइन किया था? देखो ये एग्जाम में भी आया हुआ है, और शायद ये मैंने भी एग्जाम दिया था किसी, उसमें भी आया था। ये पूछा था कि किस टर्मिनस को का नाम बदल के शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया है, तो वो विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदल के शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज, इसको डिजाइन किसने किया था? FW स्टीवंस ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है? और सबसे बड़ा है भाई CRPF। इसके बारे में मोस्ट ऑफ दी आप में से जानते होंगे। CRPF में सबसे ज़्यादा जवान सैनिक हैं हमारे पास, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे काम करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है जी। जो अपने GD वाले बच्चे हैं उनको भी पता होगा कि इसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है CRPF में। स्कर्वी मुख्य रूप से विटामिन डैश की लंबे समय तक कमी के कारण होता है, तो विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग का स्थान लिया? तो योजना आयोग कब आया था? 2015 में। तो उस वक्त जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। अंतिम पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, उस वक्त आया था कौन? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? कुल मौलिक कर्तव्य हैं हमारे पास 11। मूल रूप से कितने थे? 10 थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे। संविधान के भाग नंबर 4A में है, और अनुच्छेद 51A में है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा खेल और ट्रॉफी युग्म सही सुमेलित है? बास्केटबॉल, बास्केट कप, गोल्फ, डूरंड कप। तो भाई सेकंड वाला तो गलत है। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से। तो सेकंड वाला गलत है, पहले वाला बास्केटबॉल, बास्केट कप, नाम भी सेम सही लग रहा है, तो शायद होना चाहिए भाई पहला सही हो सकता है, नॉट श्योर बट देख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? काफी सारे मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव मनाया जाता है हमारा राजस्थान में, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, काफी सारे मॉक में पूछा गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है? अच्छा, अनुसूची पूछा है, किस स्केड्यूल में है? तो भाई देखो, आपको पता होना चाहिए दूसरी वाले स्केड्यूल में क्या है वेतन के बारे में, पहली वाले स्केड्यूल में क्या है संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है वेतन और भत्ते इन सब के,
थर्ड में क्या है इनकी शपथ, और फोर्थ में क्या है इनका, इनका नहीं, फोर्थ में है आपकी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है, आवंटन। तो भाई सेकंड वाली में क्या है, राष्ट्रपति के वेतन के बारे में। तो जो वेतन वगैरह होता है वो सेकंड वाली अनुसूची में होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक है अपना न्यूटन मीटर, याद रखना, ठीक है। न्यूटन खाली नहीं है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन प्रति मीटर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के डैश अवतार हैं। तो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं? सातवें आठवें है ना? सातवें आठवें में से एक है ना यार, कौन से हैं, आई थिंक आठवें हैं शायद, है ना। इनके 10 के 10 अवतार याद कर लेना विष्णु जी के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, देख लेंगे इसको। भारत के किस राज्य में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री बनी? तो भारत के किस राज्य में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री बनी? तो अगर देखा जाए इसमें, तो दिल्ली में शीला दीक्षित जी 3 बार बनी थी, और उसके पहले सुषमा स्वराज जी पहली मुख्यमंत्री थी, उसके बाद भी कोई थी क्या? तमिलनाडु का नो आइडिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी काफ़ी समय से हैं, उसके पहले भी थी क्या? दिल्ली में तो अभी शुरुआत काफ़ी समय बाद 1960 के बाद आया ना दिल्ली को तो इलेक्शन वगैरह। तो पश्चिम बंगाल क्या पता अब वो स्टेट बन गया हो, ममता बनर्जी दोबारा से बन गई थी ना मुख्यमंत्री, तो इसके बारे में कोई आइडिया तो नहीं है, बट चलते हैं इस पे ही। वह दर है डैश, वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। तो कौन सी दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है आरबीआई? लेंडिंग रेट, तो लेंडिंग रेट तो वो होता है जिसपे बैंक देता है कस्टमर्स को, ठीक है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो होता है जिसमें धन रखना पड़ता है उसको एक निश्चित मात्रा में। रेपो रेट क्या होता है भाई? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है, तो रेपो रेट इसको कहते हैं, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा रख देते हैं, उसके ब्याज देता है आरबीआई उनको, ठीक है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर, Yes. हम्म। सिम। सॉरी भाई, हाँ छींक आ गई। इतनी तेज गर्मी हो रही है लेकिन हमारा जुकाम खांसी ठीक होके नहीं दे रहा। एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? हवा की गति को मापने के लिए, ठीक है, पवन का वेग मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक में पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ईमान खलीफ, क्या बात है, बहुत न्यूज़ में ये रहे थे कि मेडिकल रिपोर्ट में पुरुष होने की पुष्टि हुई है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपने देखा होगा ना, एक महिला थी, महिला ही थी ये वैसे, पुरुष थे वैसे, बट ये महिला की कैटेगरी से लड़ रही थी, और मतलब एक एक मुक्के में गिरा दे रही थी। तो उन्होंने भाई इसको चैलेंज किया कि भाई इतना भारी हाथ कैसे लग रहा है, ये तो आदमी लग रहा है कोई। तो बाद में फाइनली वो पुरुष ही निकले। तो वो अल्जीरिया के जो थे, कौन अब थे या थी, क्या कहें इनको, बॉक्सर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन परिसीमन आयोग का सदस्य नहीं है? तो परिसीमन आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट है, पता आपको होना चाहिए, यूपीएससी तक में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन इसका सदस्य नहीं होता है? इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक तो सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होता है, सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड होता है वो न्यायाधीश होते हैं इसमें, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, प्लस संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही, तीनों तो होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें नहीं होते, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो परिसीमन आयोग है ये आर्टिकल नंबर 82 से रिलेटेड है। 82 में इसके बारे में बताया गया कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग को बनाएगी, ठीक है। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता है। लास्ट वाला जो परिसीमन आयोग था वो बना था 2002 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम नेशनल पार्क बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, नाम से भी याद रख सकते हो कि कुलम वुलम ये सब होता है केरल में, ठीक है, ऐसे नाम जो होते हैं वो केरल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नामित किया है? बिल्कुल भी आइडिया नहीं, करंट अफेयर का कोई भी आइडिया नहीं।
डोमिनिकन, डोमिनिकन या डोमिनियन, डोमिनिकन गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का नाम क्या है? अब यार मोदी जी को हर देश का सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, अब किस किस को याद रखेंगे? नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है जिसका हाल ही में नाम बदला गया है? एग्जाम में भी आ चुका है, रिसेंटली इसका नाम बदला गया था, कुछ साल हो चुके हैं। तो उसको किया था दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, गुजरात में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता? ये लाइन तो एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल नंबर 25, धार्मिक स्वतंत्रता का जो आर्टिकल है वो धार्मिक स्वतंत्रता के जो आर्टिकल है वो कौन है? 25 से लेके 28 तक। ठीक है, और 25 नंबर आर्टिकल जो है वो आपको धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डैश का उपयोग बॉक्सिंग में किया जाता है? तो बंडर चक्कर, अपर कट में। अच्छा, अपर कट, भाई हाँ, ये पहले भी मॉक में आया था, उस वक्त हमने कहा कि अपर कट तो क्रिकेट से रिलेटेड होता है, तो हमने इसको गलत किया था। बट बॉक्सिंग से रिलेटेड होता है अपर कट, ये हमें तब पता चला जब ये मॉक में आया था। तो ये पहले भी मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपर कट जो है ये बॉक्सिंग से रिलेटेड होता है, याद रखना है इसको आपको आगे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि वह इससे गुजर रहा है। कोई प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किससे गुजर रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण में ही ऑक्सीजन प्राप्त होगा आई थिंक, है ना? वियोजन से ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए आई थिंक, अगर इसमें हम गेस करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था? तो सैन्य कमांडरों को जो प्रादेशिक इकाइयां सौंपी जाती थी उसको हम जानते थे, किसके नाम से जानते थे? एकता के नाम से जानते थे ना आई थिंक। एकता के बारे में आपने पढ़ा होगा काफ़ी डिटेल में, शुरुआत में क्या होता था, अ, बाद में इसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म किए गए थे, अभी टाइम इतना नहीं है। सैन्य कमांडर जो होते थे ना, इनको एक लैंड सौंप दिया जाता था, भूमि के जो कर वगैरह के अधिकार होते थे उससे उनको, उससे मिलने वाले पैसे से सेना वेना का वो सब करना होता था, खर्चा वगैरह। वो आगे जाके बहुत सारा इसमें अपडेट होता चला गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मुद्रा बाजार सुधारों की सिफारिश की? पहले भी मॉक में आ चुका है। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बहुत सारी समितियां, उनमें से इंपॉर्टेंट क्या है? नरसिम्हन समिति इंपॉर्टेंट है, ये मुद्रा बाजार में सुधारों से संबंधित भी है। ठीक है, बैंकिंग वगैरह के भी कुछ सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार डैश वह भूमि है जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी? तो मंदिरों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे हम? आई थिंक कहते थे वेलन वगई, साउथ का ही ऐसे कुछ नाम है, तो ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पूर्व मानसून सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता होना चाहिए, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है ना? अगर मैं बात करूं कि ऐसे करके जो ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, अब यहीं तक बनाते हैं, तो ये जो यहाँ से एंट्री करता है ना, ये होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, बट ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है ना, यहाँ पे सबसे पहले जो लौटता मानसून है ना, उत्तर पूर्व मानसून सबसे पहले जो है वो तमिलनाडु में वर्षा करता है, क्योंकि जो यहाँ से मानसून जाता है ना, तो ये जो इधर होता है, ये वेस्टर्न घाट जो है, यहाँ से टकरा के इधर की साइड जो है ना, यहाँ पे वर्षा ही नहीं हो पाती, क्योंकि सारी वर्षा इधर ही हो जाती है। तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में भी आ जाता है, इतना टाइम नहीं है। चलो, उत्तर पूर्व मानसून जो है वो तमिलनाडु में सबसे पहले वर्षा करता है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इनमें से सबसे बड़ा तो चीन ही है भाई, चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिसेफ का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है आपका? न्यूयॉर्क में। जितने भी यूएन से रिलेटेड इस ये जितने भी ये हैं अपने यूएन से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनके तो आपको मुख्यालय हेडक्वार्टर्स याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, ओजोन का सूत्र O3, ये तो बच्चे बच्चे को पता है भाई, O3 होता है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1921 का मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित था?
केरल से संबंधित था। जितने भी छोटे छोटे जनजातीय विद्रोह वगैरह थे ये सब आपने अगर पढ़े होंगे तो उसके क्रम में मोपला जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट विद्रोह की श्रेणी में आता है। ठीक है, केरल की साइड ये छिड़ा था। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। रीजनिंग में सारे कर लिए, मैथ्स में सारे कर लिए, कंप्यूटर में हमने 8 कर लिए जिसमें हम पूरे श्योर ही हैं, लगभग आसानी क्वेश्चन थे, आठों के आठों। यहाँ पे हमने 43 अटेम्प्ट किए जिसमें से 7 हमारे अटेम्प्ट नहीं हम कर पाए। तो देखें एक आधे में तुक्का लगा सकते हैं क्या? इसमें तो क्या ही तुक्का लगाओगे। 28 वर्षीय अनिल प्रधान ने ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता, हो सकता है अच्छे खासे लेखक हों। और क्या, ऐसा हो सकता है लेखक हों भाई। और देखें एक आध में तुक्का मार सकते हैं क्या? आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना। 44 बहुत हो गए, अब इसमें ज़्यादा तुक्का मारते नहीं है। इसको सबमिट करते हैं, फिर इसका देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है, और उसके बाद कैसे इसको एनालाइज करना है इसकी भी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर एनालिसिस किस प्रकार से आप करेंगे वो सब चीज़ें भी हम इसमें देखने वाले हैं। ये क्या हो गया भाई? तो भाई इनका जो नया अपडेट आया इसके थ्रू, जो टेक्स्ट बुक ऐप है उसको अगर आप डाउनलोड करोगे उसके बाद ही आप इसका एनालिसिस देख सकते हो प्रॉपर। तो लेट्स सी, अब इसको यहीं से देखना पड़ेगा भाई। तो अभी जो हमने टेस्ट लगाया है उसमें हमारा जो स्कोर रहा है वो ये रहा है कितना, 84.5। ठीक है, जिसमें हमारी रैंक जो है वो 65,000 बच्चों में लगभग हमारी कितनी रैंक आई है, 40 रैंक आई है। तो रैंक अच्छी है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन हम इसमें देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, यहीं से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा है। ठीक है, रैंक हमको पता चली गई है। और सॉल्यूशन अगर इसमें देखें तो भाई देखो, यहाँ पे है ये जीके जीएस का, तो इसमें हमारे 39 करेक्ट रहे हैं और 5 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमारे इसमें गलत हुए हैं। और रीजनिंग में हमारे ओवरऑल सारे सही रहे, मैथ्स में हमारे सारे सही हैं, और कंप्यूटर में भी हमारा एक गलत है। तो ओवरऑल हमारे 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है जी। और हमने अटेम्प्ट कितने किए हैं भाई? 6 यहाँ पे छोड़ दिए, इसमें एक भी नहीं छोड़ा, इसमें 2 छोड़ दिए, 6 और 2 8। तो हमने अटेम्प्ट किए हैं भाई, अटेम्प्ट हमने टोटल किए हैं 92 क्वेश्चंस, जिसमें से हमारे गलत कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन हमारे गलत हैं। ठीक है, और 8 क्वेश्चन जो हमने स्किप कर दिए थे। ठीक है, ओवरऑल हमारे जो मार्क्स अभी दिखाए थे वो थे 84.5 के समथिंग थे, कुछ ऐसे करके मार्क्स थे हमारे, है ना। तो अब इसमें हम ये देख लेते हैं आपको एनालाइज किस तरीके से इनको करना है। पहली चीज़ तो ये कि आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है, आपका सही है या गलत है या स्किप किया उसका मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 1 से आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, इसको दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखो ये आंसर है इसका। अब आपको इसके नोट्स बनाने हैं, आपको कॉपी बनानी है नोट्स की। उसमें जो जो भी मॉक टेस्ट आप देते हुए चलोगे उसमें आपको करना क्या है, आपने लिखा सबसे ऊपर फुल टेस्ट, और फुल टेस्ट नंबर 1 उसका एनालिसिस आपको प्रॉपर करना है। 1 डेढ़ घंटा आराम से लगेगा जब अगर आप पूरा डिटेल एनालिसिस करोगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपने लिखा पहला क्वेश्चन, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें लिखनी है बस। जैसे यहाँ पे पहली मिस वर्ल्ड के बारे में बात की गई है तो आप लिखेंगे पहली मिस वर्ल्ड ये थी, हाल ही में उनका निधन हो गया, और वो 1951 1951 में ये पहला जो कॉन्टेस्ट था मिस वर्ल्ड का वो आयोजित किया गया था। तो बस ये 2 बातें लिखनी है, पहली ये थी निधन हो गया, और 1951 में पहला इसका प्रतियोगिता जो है वो की गई थी, आयोजित की गई थी। तीसरी चीज़ आप खुद से क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं ये पता नहीं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आप क्या कर सकते हो, गूगल करो, और जो अभी हालिया जो इवेंट हुआ है ना, मोस्ट रीसेंट जो इवेंट हुआ है मिस वर्ल्ड का, उसमें जो विजेता है वो कौन है उसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, इस तरीके से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन बातों को आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। मैं भी सारे क्वेश्चंस करके नहीं दिखा सकता कि किस तरीके से एनालाइज करना है, टाइम का भी इशू है। तो अब मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि जो हमने गलत किया उसका सही आंसर क्या है, और जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया उसका क्या सही आंसर है। ठीक है, फोर्थ का आंसर देख लो आप, 8 का, 9th का सही आंसर ये रहा, 11th का आंसर यही है सही, 14th का फर्स्ट है, 20 का फर्स्ट है। ये हमने जो गलत और जो अनअटेम्प्टेड हैं हमारे उसके आंसर्स देख रहे हैं हम। ठीक है, इसका ये है, इसका ये है आंसर, इसका ये है, इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गए हमारे टोटल 50 के 50 क्वेश्चन। ठीक है, जो जो भी हमारे गलत थे, जो जो भी हमने स्किप किए थे उस सभी के आंसर्स हमने देख लिए, है ना। अरे ये भी गलत हो गया हमारा,
उपहार में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे हम? क्या कहते, तिरुना माटुक्कनी, अच्छा ये कहते थे। तो वेन वेलन वगई, मेरे को लग रहा था क्योंकि मैंने शायद पढ़ा था कहीं, तो कुछ और पढ़ लिया होगा इसके बारे में, खैर। तो ये क्वेश्चन हमारे जो गलत और स्किप किए थे उसके आंसर देख लिया हमने। अब कंप्यूटर में हमारे जो रह गए थे उसके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। अच्छा, नेविगेटर भी भाई एक ब्राउज़र है, तो इसको भी याद रखना, नाम से तो लग नहीं रहा था ये। तो ड्रूपल ब्राउज़र नहीं है, इसको याद रखना। 9th हमने अटेम्प्ट नहीं किया। वर्ड रैप इसका आंसर है सही। 10th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। तो जो जो हमने गलत किए, जो हमने स्किप किए, उन सभी के आंसर्स आपने देख लिए। तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। अगर मैं इसमें टारगेट की बात करूं कि आपको टारगेट कितना रखना चाहिए, तो आपके 70+ मार्क्स हर एक मॉक टेस्ट में आने चाहिए। हर एक मॉक टेस्ट में आपके 70+ के आसपास मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें फिजिकल आपका बहुत अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत डाउन चला जाता है ना। 6 मिनट में 1600 मीटर काफ़ी बढ़िया है भाई, बहुत जल्दी नहीं हो पाती। ठीक है, काफ़ी समय लगता है 1600 मीटर 6 मिनट में लाने में। तो ये काफ़ी कंपटीशन को डाउन कर देता है, रनिंग वाला मामला, है ना। तो 70+, अगर आपका स्कोर आ रहा है 70 से 80 तक, आपको उसको टारगेट रखना है कि इसके बीच में आपका स्कोर रहना चाहिए। तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अगर इसमें भी बात की जाए सेक्शन वाइज, तो आप देखो मैथ और रीजनिंग को तो आपको छोड़ना नहीं है। मैथ और रीजनिंग में तो आपके फुल आउट ऑफ फुल ही आने चाहिए। रीजनिंग में 25 और मैथ्स में 15। तो इसमें तो भाई 40 का टारगेट रखना है। एक दो क्वेश्चन अगर हटा दे, चलो सिली मिस्टेक हो जाए, तो 38 हो गया। ठीक है, कंप्यूटर में आप 5-6 मान सकते हो कि भाई 5 या 6 क्वेश्चन सही कर दो, 5-6, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार कि नहीं हो पाते। तो 8 5 13, तीनों चार 43 हो गए। अब जीके जीएस में आप 50 में से दिल्ली पुलिस की ऐसी आती है, जीके जीएस की ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई टफ। हालांकि एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड करता है, कह नहीं सकते कि कैसी कब आ जाए। बट फिर भी इसमें आपको टारगेट रखना है 28-30 तक, तो आपको अटेम्प्ट इसमें सही करने ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 50 60 70, तो 70+ स्कोर आपका यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा रॉ स्कोर। ठीक है, तो अगर रॉ स्कोर 70+ रखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का भी आपको पता है, एसएससी का फंडा, तो 5-7 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में भी आराम से मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो 70+ तो मैं आपको मिनिमम, बहुत मिनिमम कह रहा हूँ, आपको कम से कम 75 तो आराम से करके चलना है। अगर आपको लगता है कि 70 कम है, तो 75+ मोर देन इनफ है। ठीक है, 75+ करिए अच्छे से। कई बार क्या होता है ना, पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। पेपर इतना थोड़ा सा टफ सा आ गया, जीके जीएस ऐसी आ गई उल्टी सीधी, किसी को नहीं पता, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा मिल सकता है। और अगर पूरी सारी शिफ्ट में ही जीके जीएस खराब आ रही है, तो कई बार हो सकता है कि भाई आपके 68 से 70 नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर हो जाए, है ना। तो वो सब चीज़ें तो एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करती है। बाकी आप टारगेट रखिए कि 75+ तक अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। तो चलिए फिर, ये था आज का मॉक टेस्ट। बाकी आपको पता है एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, जिसका नहीं हुआ है वो भाई बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट में लगे रहो, और जिसका हो चुका है वो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो दूसरे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगाइए। कुल मिला के मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मॉक टेस्ट लगाते रहिए, है ना। तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? टेक्स्ट बुक है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपके पास होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया है, तो अभी जाकर खरीद लो, बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस आपके लिए है। इनका जो सेल है, समर सेल चल रही है, जिसके तहत हैवी ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और अगर आप हमारा कूपन कोड MOCK10 यूज़ करते हैं, अगर आप हमारा कूपन कोड MOCK10 यूज़ करते हैं, तो इसके तहत आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ पास प्रो मात्र 351, ठीक है, ये 5 है, 351 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो जाकर पास प्रो अभी खरीदिए और मॉक टेस्ट लगाने में जुट जाइए। ठीक है, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन में जुट जाइए। ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।